नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 27 नवंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज के वीडियो में हम लोग बहुत सारे टॉपिक करेंगे, जिसमें से एक तो आपको हेडलाइन में ही दिख गया होगा। कॉलेजियम के बारे में हम लोग ज़रा पढ़ेंगे क्योंकि यह चर्चा में है और यहाँ से आपके प्रीलिम मेंस एग्जामिनेशन में सवाल पहले भी पूछे गए हैं और फिर से पूछा जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कल एक योजना को लॉन्च किया है, उसके बारे में हम लोग ज़रा पढ़ेंगे कि क्या है वो योजना और समझेंगे कि किस प्रकार से उसके सकारात्मक और नकारात्मक जो हैं वो हिस्से निकल करके आ रहे हैं, जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जा सकता है। और भी पीटी फैक्ट्स होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और सही से पढ़िएगा भी। एक चीज़ और है, कल मैंने वीडियो शेयर कर दिया था ग्रुप में भी कि भाई आपका एग्जामिनेशन जो है एईडीओ का जो पहले से ही मेंशन तिथि था, जिसमें बताया गया था कि जनवरी में यह एग्ज़ाम होगा। एक ही दिन में तीनों पेपर होगा आपका, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और एक साथ ये भी है कि भाई इतने सारे बच्चों का एक दिन में एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। 3 दिनों में बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम होगा। दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो क्विज के लिए जुड़ सकते हैं। एईडीओ के लिए भी 71 और 72 दोनों के लिए आंसर राइटिंग भी चल रहा है। 1 दिसंबर से शुरू होगा। बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए आज का पहला टॉपिक कॉलेजियम प्रणाली है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, 69 बीपीएससी प्रीलिम से पहले यह प्रणाली चर्चा में आई थी। उस दौरान मैंने पढ़ाया था काफ़ी डिटेल में, और 69th बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया। 4-5 स्टेटमेंट दे करके प्रीलिम एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया था। डेली पढ़िए, डेली के करेंट अफेयर को तैयार कीजिए। आपका मंथली मैगजीन का आधा हिस्सा तो यहीं पर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा एक कोई भी मैगजीन जो मैं सजेस्ट करूंगा आपको, विजन का मैगजीन सजेस्ट करूंगा। पहले मैं इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता था बच्चों को, लेकिन अब इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं बता रहा हूं मैं, वो इसी कारण से क्योंकि सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए हैं। 71 बीपीएससी प्रीलिम के पश्चात से आपको एक मैगजीन पढ़ना चाहिए, वो है विजन आईएएस। अगर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, अगर उसमें फैक्ट्स और एनालिसिस दोनों हैं, डिटेल में है, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कई सारे बच्चे दृष्टि का मैगजीन पढ़ते हैं मंथली, कई सारे क्रॉनिकल पढ़ते हैं। ये जो सीरियस 3-4 मैगजीन है, इनमें से एक को ज़रूर ही पढ़िएगा, बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, मैं रिकमेंड हमेशा विजन करता हूँ क्योंकि आसानी से सभी जगहों पर अवेलेबल होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाता है ऑनलाइन में। देखिए क्या है यह न्यूज़ और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक वकील हैं मैथ्यू जे नेदुरम्पारा इनका नाम है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि 2015 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है एनजेएसी को, जिसमें उसने असंवैधानिक करार दे दिया था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर यह सही बैठ नहीं रहा है, बल्कि संविधान का उल्लंघन कर रहा है ये, और इसको रद्द कर दिया गया था। एनजेएसी क्या था? केंद्र सरकार के द्वारा न्यायपालिका में नियुक्ति को लेकर के एक बोर्ड बनाया जा रहा था, जिसमें कानून मंत्री भी शामिल थे, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया कि आर्टिकल 50 के तहत में कंप्लीट जो है वह डिवीज़न होगा किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव बॉडी के बीच में, और उसके अलावा विधायिका के बीच में और न्यायपालिका के बीच में। लेकिन न्यायपालिका के कार्य के हस्तक्षेप माना गया क्योंकि कानून मंत्री भी इस कमेटी के मेंबर थे। इसके कारण से एनजेएसी को असंवैधानिक करार दे दिया गया। अब उसी पर याचिका दायर किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम आपके फैसले को, हम आपकी याचिका को सुनेंगे, हम देखेंगे कि कॉलेजियम प्रणाली में क्या क्या दिक्कत आ रही है, जिसको लेकर के बार बार सवाल उठाया जाता है। तो कॉलेजियम प्रणाली को ज़रा हम लोग समझेंगे। न्यूज़ आपके समझ में आ गया होगा कि न्यूज़ क्या है। उसके पश्चात से अब हम लोग कॉलेजियम प्रणाली के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि भाई क्या है, कब से शुरू हुआ, क्या इसके पक्ष में, क्या इसके विपक्ष हैं। कॉलेजियम सिस्टम भारत में उच्च न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र करने का मौजूदा व्यवस्था जो है वह कॉलेजियम प्रणाली है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 बड़े वरिष्ठ न्यायाधीश महोदय बैठते हैं, एक सीजीआई भी होते हैं उसमें, जिसके द्वारा ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, नियुक्ति इत्यादि तय की जाती देश के सभी उच्च न्यायालयों में, और एकमात्र जो सर्वोच्च न्यायालय अपना, उन सभी जगहों पर यह तय किया जाता है। इसमें जज खुद ही जजों की नियुक्ति करते हैं, यानी कि सरकार, कार्यपालिका या फिर विधायिका का सीधा दखल नहीं होता है। लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव बॉडी का कोई भी दखल नहीं होता है। यह बहुत ज़रूरी भी है कि कोई दखल ना हो, क्योंकि संघीय न्यायालय जब तक स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वह सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा।
तो संघीय न्यायालय की अवधारणा में ही स्वतंत्रता शब्द समाहित होती है कि संघीय न्यायालय है तो स्वतंत्र ही होना चाहिए, वह ब्रिटेन जैसा नहीं हो सकता है, उसे भारत और अमेरिका जैसा होना पड़ेगा जिसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन इस हस्तक्षेप के न होने के कारण से यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। कुछ भी पता नहीं चलता है किस आदमी को आगे बढ़ाया जाएगा, किस जज को कहाँ पर पोस्टिंग किया जा रहा है, कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर भाई भतीजा भाव जिसको नेपोटिज्म कहा जाता है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और यह सत्य है कि भ्रष्टाचार मौजूद है, पूरे सिस्टम में, न्यायपालिका में मौजूद है। भ्रष्टाचार वित्त का भी हो सकता है, पद का भी हो सकता है, पावर का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। कॉलेजियम सिस्टम कैसे और कब बना था, तो यह सिस्टम संविधान में सीधे कहीं पर भी वर्णित नहीं किया गया है। यह 3 बड़े जजमेंट कि 3 बड़े केस के आधार पर धीरे धीरे विकसित हुआ है। यही सवाल जो है, यही स्टेटमेंट दिया गया था 69 बीपीएससी में, जहां पर बच्चों ने इसको सही भी किया था। देखिए अगला क्या है, पहला जजेज केस, इसका नाम ही है फर्स्ट जजेज केस, इसको कहा जाता है। एसबी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 का यह केस है, जिसमें कहा गया था कि जजों की नियुक्ति में सरकार, राष्ट्रपति का अंतिम अधिकार है, सीजेआई की राय बाइंडिंग नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय जो है वो कोई बाध्य नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति का अंतिम अधिकार होता है। फिलहाल में कैसे होता है, कॉलेजियम कुछ जजों के नाम जो है यह राष्ट्रपति महोदय को भेज देता है और राष्ट्रपति महोदय उस पर से फैसला लेते हैं कि किसको कहाँ पर नियुक्त करना है। लेकिन वो कुछ जजेज का नाम कैसे सेलेक्ट किया जाता है, ये प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं है। दूसरा जजेज केस है, सेकेंड जजेज केस। नेक्स्ट है सेकेंड जज केस है, इसको दूसरा जजेज का केस कहा जाता है 1993 का। यहीं से असली कॉलेजियम की नींव जो है वो यहीं से पड़ती है, जिसमें 9 जजों की बेंच ने फैसला दिया था। ये बहुत ही बड़ा जब बेंच हुआ, एक तरीके से संवैधानिक बेंच इसको कहा जाता है। जजों की नियुक्ति में सीजेआई की राय सबसे ऊपर होगी और वह बाइंडिंग होगी, अनिवार्यता होगी। सीजेआई अकेले नहीं बल्कि अपने सबसे सीनियर जजों के साथ मिल करके कंसल्टेट करेंगे, मतलब बातचीत करके तब जाके सिफारिश करेंगे। इस ग्रुप को कॉलेजियम कहा जाने लगा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ और उनके साथ 4 जो वरिष्ठ जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो बैठते हैं और वो बैठ करके तय करते हैं कि किसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, क्या कहाँ पर पोस्टिंग करनी है। तीसरा जजेज का केस है 1998 का। विशेष संदर्भ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेकर के है कि राष्ट्रपति का रेफरेंस जो होगा उसको लेकर के इसे फैसला दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सीजेआई +4 सबसे सीनियर जज कुल 5 लोगों द्वारा यह तय किया जाता है। हाई कोर्ट का कॉलेजियम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस 2 सबसे सीनियर जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट कॉलेजियम पहले नाम भेजता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों वाला कॉलेजियम देखता है और फिर सरकार को आगे भेजा जाता है। फिर सरकार उन जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करती है। आईबी का जांच रिपोर्ट आता है, हर जज की जांच रिपोर्ट आती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह जो है उनका बैकग्राउंड वगैरह जांचती है। उसके बाद से तय किया जाता है कि किसको कहाँ पर क्या नियुक्त करना है। तो ये पूरा सिस्टम है जिसको लेकर के कई बार सवाल खड़े किए गए हैं और कई बार उसमें विवाद भी उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। देखिए क्या है कि कॉलेजियम के फ़ायदे और उसके पक्ष विपक्ष में क्या पॉइंट है, ये तो अभी मैंने आपको समझा ही दिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है, सबसे मजबूत पॉइंट यही है। आर्टिकल 50 के तहत में जो डीपीएसपी का भाग है, जिसमें कहा गया है कि डिवीज़न ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर कहा गया है। सही शब्द डिवीज़न नहीं होता है, सेपरेशन होता है, अलगाव होता है, न कि विभाजित होता है। अलगाव पावर का होना ही चाहिए, जिसमें न्यायपालिका स्वतंत्र हो, उसमें कार्यपालिका और विधायिका का शून्य हस्तक्षेप हो, कोई भी हस्तक्षेप ना हो। सरकार मनमाने जजों को नहीं थोप सकती है, जजों की योग्यता ईमानदारी पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। और एक ये भी होता है कि जजों को जज ही तय करे कि किसको कहाँ पर नियुक्त करना है, ना कि दूसरे कोई, क्योंकि उस फील्ड के वो प्रोफेशनल्स होते हैं, उन्हीं को ज़्यादा नॉलेज होता है इस चीज़ का। तो ये 3 जो है इसके पक्ष में पॉइंट कहे जाते हैं, जिसमें सबसे मजबूत जो है वो यही है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है, सरकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है। कॉलेजियम की आलोचना किन आधारों पर की जाती है, पूरी तरह से अपारदर्शी है, यह प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं है। जबकि लोकतंत्र में हर प्रक्रिया जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें दिखना चाहिए कि किस जज को कहाँ पर किस योग्यता के साथ में नियुक्त किया गया है। दिल्ली के एक जज के घर में से बहुत सारा पैसा मिलता है और उनको उठा करके इलाहाबाद न्यायालय में भेज दिया जाता है। इलाहाबाद न्यायालय कोई डंपिंग यार्ड तो नहीं है कि आप जजों को, जो खराब जज है उनको उठा करके वहाँ भेज देंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो जनता का कंसर्न बढ़ाती है कहीं ना कहीं। ओके,
नेपोटिज्म का आरोप लगता है, जवाबदेही किसी की भी नहीं, ना तो संसद की ना जनता की, कोई भी जवाबदेह नहीं होता है। योग्य लोग छूट सकते हैं, कई बार अंदर की सिफारिश ज़रूरी होती है, माना जाता है ऐसा। प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है, कई सारे पद जो हैं वो खाली पड़े रहते हैं। अब एनजेसी वर्सेज कॉलेजियम का टकराव 2015 में शुरू हुआ था, जब मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में 99th संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और उसके जरिए एनजेएसी नामक एक बॉडी बनाया गया, जिसमें सीजेआई होंगे, 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, कानून मंत्री हो सकते हैं। तो ये जो है ये मिल करके क्या बना रहे थे, एक छोटा सा बोर्ड बना रहे थे। इस बोर्ड के द्वारा चयन किया जाता जजों को, लेकिन चूंकि कानून मंत्री इसमें विद्यमान थे, इसलिए एनजेसी को 4-1 के मत से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 जजों की बेंच में से 4 जजों ने इसको असंवैधानिक बोला, एक ने यहाँ पर इसको सही माना था। तो ये जो राय है कि भाई किस जज ने सही माना, इसके आधार पर फिर से चैलेंज किया जा रहा है कि भाई उस समय भी सर्वसम्मति से फैसला नहीं आया था, बल्कि 4-1 से फैसला, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि कोई एक प्रक्रिया अवश्य ही होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या, नेक्स्ट टॉपिक है कि कैबिनेट अप्रूव 7,280 करोड़ स्कीम फॉर रेयर अर्थ मैग्नेट्स। चुंबक जो होते हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर के मोदी गवर्नमेंट ने REPM इसको कहा जाता है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम को मंजूरी दी है, जो 7,280 करोड़ रुपए का होगा। अगले 6 से 7 वर्षों के लिए इस स्कीम को मंजूरी दी गई है भारत सरकार के द्वारा। क्या है ये, तो यूनियन कैबिनेट ने स्टैंडर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट REPM कहा जाता है इसको, के विनिर्माण, इसका निर्माण भारत में हो, उसको बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी गई है। मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट जो है इसको मंजूरी दे दी गई है। देखिए क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, भारत को REPM का जो वैश्विक बाजार है उसमें हम जो एक्सपोर्टर हैं, अभी इम्पोर्टर हैं, उससे हम एक्सपोर्टर बन सकें, इसका निर्माण हम अपने देश में कर सकें। अपने देश की जो मीडिया है उसने हेडिंग लगाया था, चीन की बादशाहत को चुनौती इस योजना के द्वारा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि चीन के पास में रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है इसके तुलना, हमारे तुलना में। तो अगर हम REPM बना भी रहे हैं लेकिन उसके कच्चे माल विदेश से आ रहे हैं, तो फिर यह हमारी बादशाहत नहीं हुई। यह एक प्रकार से एक प्रोडक्शन का यूनिट हुआ जो हम स्थापित करने जा रहे हैं REPM को लेकर के, क्योंकि देश में रेयर अर्थ मेटल का अभी भी खनन बहुत कम होता है और हम मैक्सिमम चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं बाहर से। चीन बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, इसलिए हम अपने लिए इसको बढ़ावा दे रहे हैं। कुल क्षमता 6,000 मीट्रिक टन MTPA एकीकृत REPM विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। REPM दुनिया का सबसे मजबूत अस्थाई चुंबक में से एक होता है, परमानेंट मैग्नेट में से एक होता है। बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक होता है अपने नेचर में, जिसके कारण से इसका उपयोग किया जाता है और इसका निर्माण जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मदद से ही संभव होता है, इसलिए बेहद ज़रूरी इक्विपमेंट माना जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, एरोस्पेस का क्षेत्र हो गया, डिफेंस के क्षेत्र हो गए, इन सभी में इसका उपयोग बहुत ही बड़े स्तर पर किया जाता है। REPM के बारे में बताऊंगा अभी आपको। भारत में REPM की मांग तेजी से बढ़ी है। 2030 तक यह 2025 की तुलना में दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि भारत में मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है वो बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया या फिर नए प्रकार के जो उद्योग हैं वो बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय महत्व के लिए बेहद ज़रूरी है, आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही हमारे डिफेंस इत्यादि के लिए भी बहुत मजबूत, बहुत ज़्यादा इसको इम्पॉर्टेंट माना जाता है। वित्तीय आवंटन क्या है, तो सेल्स लिंक्ड इनिशिएटिव के तहत में 6,450 करोड़ REPM की बिक्री पर 5 वर्षों के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। कैपिटल सब्सिडरी 750 करोड़ का दिया जाएगा, जिसके जरिए कंपनियों को मदद किया जाएगा। क्षमता विनिर्माण क्या है, कुल क्षमता को 5 लाभार्थियों में बांटा जाएगा, प्रत्येक को अधिकतम 1200 MTPA की क्षमता मिलेगी। मतलब कि 5 जो बड़ी कंपनियां होंगी उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें कोई छोटी कंपनियों को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, 5 बड़े प्रतिभागियों को यह एलोकेट किया जाएगा फंड, और उसके जरिए उनको भारत में REPM बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना का अवधि 7 वर्षों का है। 2 वर्ष सुविधा स्थापना के लिए, जिसको कहा जाता है भाई प्राथमिक यह स्टेज है जिसमें फैसिलिटी बनाया जाएगा कि किस प्रकार से इसका प्रोडक्शन किया जाए।
नेक्स्ट जो 5 वर्ष होगा आरईएम की बिक्री पर इंसेंटिव का वितरण किया जाएगा। इस प्रकार से 7 वर्षों में 2 स्टेज में इसके तहत में फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। रोजगार सृजन, हजारों नौकरियां पैदा होंगी ऐसा कहा जा रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। और भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान, अमृत भारत अभियान जो 2047 का हमने लक्ष्य रखा हुआ है, उसके अनुरूप ही यह माना जा रहा है। ये डेकोरेटिव पॉइंट्स होते हैं जिसका आप उपयोग किया कीजिए, आत्मनिर्भर, अमृत भारत 2047 इत्यादि इत्यादि। इसका उपयोग हमेशा किया कीजिए अपने आंसर में, आपके आंसर को सही बनाता है थोड़ा सा, ठीक है। अब समझते हैं कि आरईपीएम क्या होता है। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, इसको क्या कहा, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट इसको कहा जाता है। रेयर अर्थ क्यों है भाई? क्योंकि जो सामान्य धातु हैं उनका उपयोग करके इसको नहीं बनाया जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स में जो चुंबकत्व गुण वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका उपयोग करके इसको बनाया जाता है। इसकी खासियत क्या होती है? बहुत छोटे होते हैं आकार में, लेकिन पावर जो है, इनकी शक्ति जो है बहुत ज़्यादा होती है। और परमानेंट मैग्नेट होते हैं, अर्थात अस्थाई होता है। कोई ऐसा नहीं है कि अभी लगाएंगे और फिर परमानेंट जो है वो कुछ दिनों बदलना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। परमानेंट होता है मतलब इसकी टाइम पीरियड, अवधि जो होती है, ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये छोटे आकार में शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति प्रदान करते हैं, कुशल और विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं, ट्रस्टेड होते हैं, सही माना जाता है। आजकल के उद्योगों में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें क्या है, उपयोग के क्षेत्र जो आपसे पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन में, नवीकरणीय ऊर्जा, विंड टर्बाइनों में इसका उपयोग किया जाता है, सोलर सिस्टम में भी इसका उपयोग होता है, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि में भी इसका उपयोग किया जा रहा है आजकल। रक्षा और एरोस्पेस में भी, मिसाइल, ड्रोन, विमान, इन सब जगहों पर भी किया जा रहा है। और ये सब के सब जो हैं ये मॉडर्न इंडस्ट्री हैं, जो आजकल की इंडस्ट्री है वो यही सी चीज़ का है। तो इसके कारण से अब इसका भी निर्माण भारत में किया जाएगा। ओके, अब भारत सरकार जो प्रयास कर रही है उसके तहत भारत सरकार ने कहा है कि हम एंड टू एंड, मतलब कच्चे माल से लेकर के और फाइनल प्रोडक्ट तक पूरी प्रक्रिया ही भारत में हम रखना चाहते हैं, जिसमें कोई भी प्रक्रिया भारत से बाहर ना हो, जिससे हमारी निर्भरता जो है भारत के बाहर देशों पर वो कम से कम रहे और हम आत्मनिर्भर बन सकें। जब कोई प्रोडक्ट कच्चे माल से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक हर चीज़ ही भारत में बनने लग जाएगा तो उसमें हम कह सकते हैं कि हम इसमें 100% आत्मनिर्भर बन रहे हैं। लेकिन कच्चे माल की आवश्यकता के लिए शायद हमें इंपोर्ट करना पड़े, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या क्या इसमें कहा गया है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अपनाया जाएगा। योजना पूर्ण चेन को कवर करती है, कच्चे माल से लेकर के तैयार उत्पाद तक हर चेन को इसमें कवर किया जाएगा। रेयर अर्थ ऑक्साइड, कच्चा माल जैसे नोडाइमियम और डिस्पोसियम, ये क्या है, 2 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिसका उपयोग किया जाएगा इसमें। मेटल्स में इनको रूपांतरित किया जाएगा, फिर एलॉय बनाया जाएगा उसका, उसके बाद से तैयार आरईपीएम जो होते हैं इनको प्रोसेस किया जाता है। इस पूरे संरचना को याद रखिएगा, खासतौर से इन 2 जो कच्चे माल के तौर पर उपयोग किए जाने वाले एलिमेंट्स हैं इनको ज़रूर याद रखिएगा। बाकी प्रोसेस तो आप गेस कर सकते हैं, लेकिन इनका नाम याद रखिएगा, इस क्या पता इसके बारे में आपसे प्रीलिम एग्जाम में पूछ ले। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, जिसमें हम लोग इस योजना के पक्ष और विपक्ष में जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको पढ़ लेते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में अगर ये योजना पूछा जाता है आपसे, ये योजना लॉन्ग फॉर्मेट में तो पूछा नहीं जाएगा, शॉर्ट फॉर्मेट में पूछा जाएगा आपसे कि आरईपीएम प्रोत्साहन स्कीम क्या है, जिसके लिए केंद्रीय मंत्रालय ने केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। इसके बारे में बताएं, इसके पक्ष और विपक्ष में पॉइंट को स्पष्ट करें। छोटा सवाल पूछा जाएगा क्योंकि योजना कोई बहुत बड़ी विस्तृत नहीं है। आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के प्रोत्साहन को लेकर के या उनसे जुड़ी हुई जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में लिखें। तो उसमें कई सारे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर के मिशन भी है भारत सरकार का और आरईपीएम जैसी योजनाएं भी हैं जिसके बारे में आप उस सवाल में चर्चा कर सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट के तौर पर इसका उपयोग कर सकते हैं निबंध में भी। अगर रेयर अर्थ एलिमेंट या मॉडर्न इंडस्ट्री से आपके सवाल पूछे जाते हैं तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। भारत अभी 100% आरईपीएम आयात करता है, 90% चीन से आयात करते हैं हम। अगर ये चीज़ संभव हो गया तो चीन पर हमारी निर्भरता है, व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट जो बढ़ता ही जा रहा है उसको हम कहीं न कहीं कंट्रोल पर कर पाएंगे। योजना से यह निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो सकती है, अभी नहीं, अभी तो दूर की चीज़ें हैं ये, लेकिन हो सकती है। प्रयास तो हमने शुरू ही किया है। चीन के एक्सपोर्ट बैन या कीमत बढ़ाने से भारत प्रभावित नहीं होगा।
इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड पावर, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक सबके लिए सस्ते और सुरक्षित मैग्नेट उपलब्ध होंगे, जिससे वो कॉस्ट एफिशिएंट भी होंगे। भारत में उनकी डिमांड भी बढ़ सकती है क्योंकि फिर कॉस्ट कम लगेगा उनको प्रोडक्शन में। 2030 तक मांग दोगुनी होने पर कीमतें कंट्रोल में रहेंगी, कीमत कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। 6000 टन सालाना क्षमता बनेगी। भारत निर्यातक भी बन सकता है, इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हजारों जॉब क्रिएट हो सकते हैं। नेट जीरो 2070 तक लक्ष्य पहुंचने में मदद मिलेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल और विंड टर्बाइन और सोलर सेल्स इत्यादि जो होते हैं उनमें कुछ कॉस्ट जो है वह कम हो सकता है। पूरी वैल्यू चेन ही भारत में बनेगी, जिससे हम इसमें 100% आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसके विपक्ष में भी कुछ पॉइंट्स होंगे। देखिए क्या है कि रेयर अर्थ माइनिंग और प्रोसेसिंग में भारी पर्यावरण प्रदूषण का खतरा है, जैसे चीन में हुआ था, क्योंकि यह प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में से एक है। भारत अभी भी रेयर अर्थ माइनिंग बहुत कम है, अपने यहाँ पर कच्चे माल का उत्पादन बहुत कम है, जिसके कारण से शायद इसका कच्चा माल हमें इंपोर्ट करना पड़ जाए। टेक्नोलॉजी जटिल है इससे, जिसको बनाने में समय लग सकता है। सिर्फ 5 बड़ी कंपनियों को मौका दिया जाएगा, बाकी भारतीय एसएमईज जो कंपनियां हैं वो इससे बाहर रहेंगी, जिससे ये भी होगा कि मोनोपोली भी बन सकता है उन 5 कंपनियों का। अगर वैश्विक कीमतें गिरती हैं, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है इस मैग्नेट की जगह पर, तो इसके कारण से यह निवेश जो है ये कहीं न कहीं रिस्क के अंतर्गत भी आता है, लेकिन इतना रिस्क तो लेना ही पड़ता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मन को विचलित करने वाला टॉपिक है, पैसिव यूथनेसिया। क्या है पैसिव यूथनेसिया? इच्छा मृत्यु की मांग की गई एक पिता के द्वारा अपने पुत्र के लिए, कि उसके पुत्र को, हरीश राणा नाम है, 31 साल का है वो मात्र, और वो 100% विकलांग है और मशीन के सहारे उसका जीवन चल रहा है। उसके माँ बाप ही उसका सब कुछ करते हैं। तो इस 31 साल के व्यक्ति के लिए उसके पिता ने कोर्ट में मृत्यु मांगी है। ज़रा समझिए, ज़रा उस स्थिति को इमेजिन कीजिए कि किस परिस्थिति में कोई पिता अपने पुत्र के लिए मृत्यु मांगेगा कोर्ट से। तो ठीक है, समझते हैं, समाज है हमारा, इसमें सब प्रकार की घटनाएं होती हैं, देखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, कितनी कठिन परिस्थिति होगी, है ना। 31 वर्षीय हरीश राणा है जो 100% विकलांग, और उसके अलावा दशक भर से वेजिटेटिव स्टेट में, मतलब अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहे हैं, और सब कुछ उनके माँ बाप के द्वारा ही किया जा रहा है। पिता की याचिका पर सुनवाई की है कोर्ट ने। नोएडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को निर्देश दिया है कि प्राइमरी मेडिकल बोर्ड गठित करें, जो 2 सप्ताह में रिपोर्ट दे कि क्या लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट जैसे कि फीडिंग ट्यूब रोकना संभव है या पैसिव यूथनेसिया की मांग पर है, क्योंकि मरीज की हालत जो है वो ठीक होने की गुंजाइश भी नहीं है और बद से बदतर उसकी स्थिति हो गई है, जिसके कारण से ये मांग किया गया है। तो अब ज़रा समझेंगे कि पैसिव यूथनेसिया क्या है और भारत में किस प्रकार से यह काम करता है। आपसे सवाल जो पूछेगा पैसिव यूथनेसिया पर ही पूछा जाएगा। आपको याद है क्या अरुणा शानबाग का केस आपने देखा है क्या? कभी सर्च करके पढ़िएगा। अरुणा शानबाग का केस बहुत ही क्लासिकल केस माना जाता है यूथनेसिया के लिए, इच्छा मृत्यु के लिए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, लेकिन वो वरदान था उनके लिए जो बाद में अभिशाप ही बन गया। उन्होंने क्या क्या नहीं देखे जीवन में। कई सारे दुनिया में ऐसे देश हैं जहाँ पर एक्टिव पैसिव यूथनेसिया भी है, जहाँ पर लोग एक निश्चित आयु के बाद स्वस्थ भी हैं फिर भी उस देश में चले जाते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, और वहाँ पर आप जीवन जिस प्रकार से जीने की आपकी स्वतंत्रता है, मृत्यु की भी स्वतंत्रता होती है, आप उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें गलत जो हैं, जैसे अपनी जान ले लेना, वो भी कहीं न कहीं वैलिड हो जाता है। तो देखिए क्या है ये पूरा मामला, समझेंगे, पैसिव यूथनेसिया को समझेंगे। ये बड़ा ही नैतिक शास्त्र का सवाल बनता है। एग्जामिनेशन में GS4 पेपर 4 एथिक्स यूपीएससी मेन से पूछा जा सकता है। बीपीएससी में तो GS1 GS2 दोनों में ही पूछा जा सकता है, क्योंकि यह रेयर केस होता है। इस प्रकार के टॉपिक सामान्य तौर पर चर्चा में नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत सेंसिटिव केस होता है हमारे समाज, हमारे देश के लिए, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करें। ओके, देखिए क्या है पैसिव यूथनेसिया। वह प्रकार है जिसमें टर्मिनली इल या वेजिटेटिव स्टेट वाले मरीज के लिए लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब इत्यादि को रोक दिया जाता है। मृत्यु के 2 तरीके होते हैं, एक होता है एक्टिव यूथनेसिया
जिसमें जहर के टीके लगा करके मृत्यु दे दी जाती है। ठीक है, कोई मरीज है तो उसको जहर का टीका लगा दिया अगर वो ठीक नहीं हो पा रहा है तो, और उसकी मृत्यु हो जाती है। स्विट्ज़रलैंड में एक आत्महत्या करने वाला पॉड बनाया गया था जिसमें लेट करके कोई आदमी मृत्यु को प्राप्त कर सकता है ना। इस प्रकार की चीज़ें बनाई गई थी, लेकिन अपने देश में उसको लीगल नहीं माना गया है। अपने देश में पैसिव यूथेनेसिया को लीगल माना गया, अर्थात कि भाई आपको डायरेक्टली कोई भी नहीं मारेगा, बल्कि आपको जिस मशीन के सहारे में जी रहे हैं उस मशीन के सपोर्ट को हटा दिया जाता है ना। तो ये होता है पैसिव यूथेनेसिया। जैसे फूड बंद कर दिया गया या वेंटिलेटर पर है तो वेंटिलेटर का सपोर्ट हटा दिया गया। जैसे वेंटिलेटर फीडिंग ट्यूब को रोक दिया जाता है या हटा दिया जाता है ताकि वह प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त कर सकें। यह सक्रिय यूथेनेसिया से अलग होता है जिसमें जानबूझकर घातक दवा दे करके मौत दी जाती है। भारत में सक्रिय यूथेनेसिया गैर कानूनी है, लेकिन उसको हत्या माना जाता है, लेकिन पैसिव यूथेनेसिया को सीमित परिस्थितियों में कानूनी मान्यता दिया गया है कि जीवन के अधिकार के तहत में जिस प्रकार से डिग्निटी के साथ में, इज्जत के साथ में जीवन का अधिकार है, उसी प्रकार से डिग्निटी के साथ में मृत्यु का भी अधिकार भारतीय संविधान देता है आर्टिकल 21 के तहत में। इसीलिए जब आप सुनते हैं कि किसी ने कोई क्राइम किया तो आप बोलते हैं भाई इसको तो चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए, इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि जो तय प्रक्रिया है उसी के द्वारा किसी की मृत्यु हो सकती है, किसी को सज़ा दी जा सकती है या फिर पैसिव यूथेनेसिया किया जा सकता है। इसको ज़रा समझते हैं क्या क्या है, कानूनी मामला क्या है। भारत में यूथेनेसिया का बहस 1990 के दशक से चल रही है, लेकिन प्रमुख विकास सुप्रीम कोर्ट के 3 लैंडमार्क फैसलों से हुआ। बहुत लंबी बहस चली, खासतौर से अरुणा शानबाग का जो केस था ना, ये बहुत लंबा चला है। एक महिला थी जिनके साथ उन्हीं के हॉस्पिटल में नर्स थी, उन्हीं के हॉस्पिटल में व्यभिचार का प्रयास किया गया, रेप का प्रयास किया गया और उसके बाद से एक कोमा में चली गई थी और कोमा में बहुत लंबे समय तक रही थी। तो इनके लिए मांग की गई थी कि भाई पैसिव यूथेनेसिया इनको दिया जाए। जियाना कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 कोर्ट ने आत्महत्या को अपराध माना। आईपीसी की धारा 309 के तहत में कहा कि मृत्यु का अधिकार जीवन का अधिकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन पैसिव यूथेनेसिया पर बहस की नींव यहीं से पड़ी। अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ 2011 यह फैसला बड़ा फैसला था। मुंबई की रस अरुणा शानबाग 42 साल तक वेजिटेटिव स्टेट में रही हैं। 42 वर्षों तक वो एक बेड पर कोमा में पड़ी रहीं। कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया को वैध ठहराया, लेकिन सख्त शर्तों के साथ कहा कि टर्मिनली इल या वेजिटेटिव मरीज के लिए हाई कोर्ट की अनुमति से लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है। कोर्ट ने हाई कोर्ट को पैरेट्रिया राज्य को मरीजों का संरक्षक की भूमिका दी। इस फैसले ने पैसिव यूथेनेसिया कानूनी आधार दिया, लेकिन प्रक्रिया काफ़ी जटिल थी। फिर 2018 का वर्ष आता है। कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 का केस याद रखिएगा, यह प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 5 जजों की बेंच ने पैसिव यूथेनेसिया को अनुच्छेद 221 का अभिन्न अंग माना। इसके तहत माना गया कि डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ जीना और मृत्यु दोनों का ही अधिकार प्राप्त है भारत के नागरिकों को। आर्टिकल 21 के तहत में कहा कि सम्मानजनक मौत जीवन का अधिकार का हिस्सा है। लिविंग विल एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव को मान्यता दी गई, जहां मरीज पहले से लिख सकता है कि भविष्य में क्या ट्रीटमेंट न चाहे। अगर कोई आदमी बहुत बीमार है तो वो लिख करके छोड़ सकता है कि भाई मुझे वेंटिलेटर पर ना डालें, है ना। यह फैसला ऐतिहासिक था क्योंकि इससे व्यक्ति की स्वायत्तता पर जोर दिया गया। 2023 में संशोधन कॉमन कॉज मॉडिफिकेशन हुआ। इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन की याचिका पर कोर्ट ने 2018 के दिशा निर्देशों को थोड़ा सा सरल बनाया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भूमिका कम की, टाइमलाइन भी जोड़ी कि प्रत्येक बोर्ड को 3 से 5 दिनों में रिपोर्ट देना पड़ेगा और प्रक्रिया को तेज किया गया, जो अब ज़्यादा व्यवहारिक और प्रैक्टिकल हमें प्रतीत होता है। तो अब इसी के तहत में ये जो हर्षित राणा जी हैं 31 वर्ष के, अब इनके लिए बोर्ड गठित किया गया है। नोएडा मेडिकल कॉलेज का यह बोर्ड है जो यह तय करेगा कि किस प्रकार से किया जाए इस चीज़ को। 31 वर्ष के हैं ये और उठ नहीं पाते हैं, बिस्तर पर हैं, जिसमें शरीर का इनका कुछ भी काम नहीं करता, हर चीज़ सपोर्ट पर ही होता है। वर्तमान स्थिति 2025 का यह केस है जिसमें इस चीज़ को लेकर के फैसला दिया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इन तीनों केस को याद रखिएगा और पैसिव यूथेनेसिया सही है या गलत, इसके पॉइंट्स ज़रा लिखने का प्रयास कीजिएगा।
क्या यह सही है, क्या यह गलत है, क्यों यह होना चाहिए, या इसके नकारात्मक पॉइंट क्या है, चुनौतियाँ क्या हैं, या विपक्ष में पॉइंट क्या है, लिखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक देख। नेक्स्ट एक पीटी फैक्ट है कि 3.5 बिलियन ईयर क्रेटर है मार्स पर, जिसको नाम दिया गया है भारत के जियोलॉजिस्ट एमएस कृष्णन के नाम पर उसका नाम रखा गया है। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब वर्ष पुराने के विशाल क्रेटर को अब एमएस कृष्णन के नाम पर नामित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 24 नवंबर 2025 को इस नाम की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें एम ए कृष्णन साहब जो हैं, एमएस कृष्णन नाम है इनका, इनके नाम पर अब इस क्रेटर को जाना जाएगा। ये मार्स पर क्रेटर मौजूद है, ये भी याद रखिएगा, जिसको अब नाम चेंज किया गया है। ओके, इसके अलावा इसको अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये जो बड़ा क्रेटर है इसका तो नाम एमएस कृष्णन के नाम पर रखा गया है। वर्काला, बेकाल, पेरियार, ये सब भी छोटे छोटे इलाके जो हैं उसको नाम दिया गया है। इन सारे नाम तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन याद ज़रूर रखिएगा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा कुछ नामों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से भारतीयों के नाम प्रमुख रूप से हैं। यह पहली बार है कि किसी प्रमुख भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर मंगल का इतना पुराना क्रेटर नामित हुआ है। इसके अलावा केरल के कई स्थानों के नाम पर ही मंगल की छोटी भू आकृतियाँ बनाए गए हैं। क्रेटर का आकार लगभग 70 किलोमीटर व्यास का है। मंगल के जैनेथ टेरा क्षेत्र में है। यह प्राचीन हिमनय नदी, मतलब कि यहाँ पर कभी एक समय में ग्लेशियर हुआ करता था और नदी गतिविधि के प्रमाण मिले हैं, जहाँ पर यह नाम रखा गया। एमएस कृष्णन साहब कौन थे, मतलब एमएस कृष्णन जो हैं, जन्म 1899 में तंजावुर तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। भारत के प्रख्यात भूवैज्ञानिक थे और ग्रह विज्ञान, प्लेनेटरी साइंस के बहुत बड़े वैज्ञानिक भारत में थे। 1937 से 1954 तक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले भारतीय निदेशक के रूप में भी रहे हैं। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद जीएसआई को पुनर्गठित किया गया। ग्रहों के बारे में इनकी बहुत लंबी रिसर्च मौजूद है भारत में, इसको याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।